महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में सूबे के कई सियासी परिवार अपना दमखम दिखा रहे हैं। पवार परिवार से 3 सदस्य चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के 2 सदस्य किस्मत आजमा रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे, जी हां, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने सियासी पार्टियां बदली, लेकिन अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव कम नहीं होने दिया। शिंदे से लेकर मुंडे और देशमुख और राणे परिवार तक की साख दांव पर लगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने सारे घोड़े खोल रखे। एक तरफ राजनीतिक दल अपना दमखम दिखा रहे हैं, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। जाति जनगणना, हिंदू मुस्लिम, विकास, कानून व्यवस्था, मराठी मानुष, सब कुछ इस चुनाव में दिख रहा है। नेताओं पर तीखे बयान भी दिए जा रहे हैं। महायुति के एक साथ अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे नारे से किनारा कर लिया है। ये भी अटकलें हैं कि महाराष्ट्र में नतीजों के बाद फिर दल बदल हो सकते हैं। आज एक नया मामला सामने आया। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों के लिए जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर की जांच हो गई। हेलीकॉप्टर उस्मानाबाद पहुंचा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप उनके बैग की जांच की गई। उद्धव ने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाया और निरीक्षक कर रहे अधिकारियों से सवाल पूछे। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बैग की भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल महाराष्ट्र में हर कोई जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल किसके लिए जीत की आहट है। महाराष्ट्र के रण में जनता का मन क्या है, लेकिन कुछ बयान भी हैं। उन बयानों को आप एक बार गौर से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो एक तरफ ये बयानबाजी और दूसरी तरफ ओबीसी के 15 मिनट वाले बयान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार भी सुनिए। मैं 45
अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता। चल रही है ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। यही चल रहा है चुनाव में। आप जो सुन रहे हैं ना, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी और जो राय दी वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर देश की जनता क्या सोचती है। पहला सवाल जो हमने पूछा, पहला सवाल था कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा आखिर क्या है। 12% लोगों ने कहा जातीय जनगणना है, 16% लोगों ने कहा धर्म पर राजनीति है और 43% जनता मानती थी कि साहब विकास है सबसे बड़ा मुद्दा और 13% कानून व्यवस्था की बात कर रही थी और 16% मराठी मानुष की बात कर रही थी। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, खड़गे ने योगी को आतंकी कहा, मोदी को तैमूर लंग कहा, दोनों बयान के मायने क्या है। 63% लोगों ने कहा सियासी बयानबाजी, 25% लोगों ने कहा यह व्यक्तिगत हमला है, निजी अटैक है और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता मुकेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और शिवसेना सिंधे गुट के एडवोकेट सुशील व्यास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चंद्रमोहन जी के पास चलूंगा। चंद्रमोहन जी, ये बयानबाजी किस तरीके की है? और हर चुनाव में चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा को, इस तरह की बयानबाजी होती है। वो बयानबाजी इधर से भी होती है, उधर से भी होती है। क्या आपको लगता है कि इस बयानबाजी के इर्द गिर्द ही चुनाव के परिणाम आ जाते हैं? देखिए, इन जो बयानबाजियों का जो खेल है वो सिर्फ भाजपा की तरफ से शुरू होता है, क्योंकि भाजपा कहीं पर भी जहां इलेक्शन होते हैं वहां कभी भी मुद्दों की बात नहीं करना चाहती। क्योंकि मुद्दों की बात अगर भाजपा करेगी तो भाजपा उन मुद्दों से हिल जाएगी। क्या कारण है कि 2014 से पहले की राजनीति मुद्दों की ऊपर इलेक्शन लड़ाई में होती थी और मुद्दे बड़े होते थे, और 2014 के बाद अब चाहे कहीं का भी इलेक्शन हो वहां पर भाजपा हर बार हिंदू मुस्लिम भगवा और हिंदू मुस्लिम लेके आती है। तो ये भाजपा का एक स्टैंड है और भाजपा इस स्टैंड पर देश की जनता को गुमराह करके उनकी जेबों से पैसे लेकर अपने मित्र मंडलियों को बांटती है और महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार वो निरंतर झेलती है। ये जनता को भी समझना पड़ेगा और जनता को अब समझ भी आया है। और जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है आज, वो पूरी तरह से फडणवीस पर आने के कारण शिंदे का पत्ता साफ हो गया है, शिंदे जी का। और अजीत पवार जी तो वैसे ही इनकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि जो नारे भाजपा देती है उसका विरोध तो अजीत पवार सरेआम कर देते हैं और खरी खोटी प्राइम मिनिस्टर को भी सुना देते हैं और उससे ज्यादा खड़ी खोटी उनको सुना देते हैं जो नारों की देन करते हैं।
तो ये बड़ी भाजपा बात, का ये आपने बड़ी बात कही है। इसका जवाब मुकेश त्यागी ही देंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, चंद्रमोहन जी ने एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि साहब हम तो विरोध करते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, करीब करीब उनका सबका जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र, वो एक है। वही अजीत दादा जो हैं, अजीत पवार जो हैं, वो कहते हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, और महाराष्ट्र की जनता इस तरह के बयानों को अपनाती नहीं है। ये दूसरा राज्य नहीं है, वहां पर इस तरह के बयान चलते होंगे। देखिए, अजीत पवार जी ने क्या कहा है और उनका क्या वक्तव्य है, उसका वो खुद ही जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ विचार भिन्नता होना जो है किसी भी प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्वाभाविक है। अब क्या कांग्रेस के अंदर, आप मुझे बताइए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कितने विचार भिन्न हुए? एक दूसरे को गाली दी, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने अनशन किए, उन्होंने कहा एसआईटी लगनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के अंदर देखिए किस प्रकार से दिग्विजय सिंह और इनके सारे मतलब आपस में इतना द्वंद्व बन गया था। और आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, पंजाब में किस प्रकार से अमरिंदर सिंह को इन्होंने जो है ह्यूमिलेट करके बाहर निकाला, सिद्धू को आगे लेकर के आए। और तमाम इनकी हिमाचल प्रदेश में भी देख लीजिए, सुक्खी जी में और प्रतिभा सिंह में किस प्रकार से आपस में पब्लिक में लड़ाई हुई है। ये हमारी जरा सी मत भिन्नता को लेकर के उसकी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही शोचनीय बात है। मुद्दे की बात यह है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की या महायुति सरकार की स्थिति आज के दिन में क्या है। और मैं जहां तक समझता हूं जिस प्रकार से वातावरण बहुत तेजी से बीता है, इनका आधार जैसे हरियाणा में था कि शायद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, क्योंकि इनकी स्थिति, हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी, और ऐसी हरियाणा में तो उस हरियाणा में भी लेके अटकने लगा रहे थे कि अब तो ये एक तरफा जीत है। और इनके यहाँ जलेबियां बंटनी शुरू हो गई थी सुबेरे सुबेरे। तो यही बिल्कुल स्थिति प्रतिबिंबित होती है महाराष्ट्र के चुनाव में। अब मैं आपको एक बार बताऊं कि ये देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री असेंबली सीट्स होती, असेंबली क्षेत्र हैं, उसके अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर एक समाज जो है बहुत ही ज्यादा उनकी संख्या थी, और उसकी वजह से वहां के जो है अनुपात बिगड़ गए। लेकिन अभी एक एक छह सीट में अगर एक असेंबली सीट गड़बड़ है तो 5 तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। तो या ये अपनी स्थिति संभालें। ओवैसी किस तो प्रकार जब की 5 बयानबाजी भारतीय कर रहे हैं जनता उसको, पार्टी के फेवर में है, तो इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? बटेंगे तो कटेंगे, नहीं एक रहेंगे तो बयानबाजी, सुरक्षित रहेंगे। बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस का, अगर आप जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी विभाजनकारी जो इनका एजेंडा है, किस प्रकार से वो जाति जनगणना, जो कि 2011 तक राजीव गांधी ने कोई जाति जनगणना का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको नहीं किया, सडनली इनको जाति जनगणना का जो मैं ये जो समझ एक गया, भूत समझ गया। आपका सवाल ये हुआ कहना है कि जो तो कांग्रेस जाति जनगणना का नैरेटिव बना रही है, उसके काट के लिए आपको हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा, और हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं उनको ये संकेत देना पड़ेगा कि एक रहो। क्यों साहब, यही है ना? नहीं, देखिए बहुत व्यापक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि विकास का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या आप अगर या हिंदुओं विकास को कहां से आ गया बांटने की, इसमें? नहीं नहीं, विकास इसलिए क्योंकि, विकास इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि देखिए, अगर आपको हिंदुओं को बांटने का आपका साजिश है, और क्योंकि आपका आधार हट चुका है, आप इलेक्शन से आपका कोई ठोस आधार बचा नहीं, तो अब आप इधर उधर के अटपटे बयानबाजी करके कभी मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, कभी इसको सपोर्ट करते हैं, अब हिंदुओं को डिवाइड करने में लगे हुए हैं। वहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो मुस्लिम मजहब को जो है आरक्षण दे रहे हैं, वहां पे कोई जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कांग्रेस के जो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको अगर वो विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं जोड़ के रखें हिंदू चलिए, क्यों नहीं जोड़ के रखें? एडवोकेट सुशील व्यास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के मौजूद हैं। 4 मराठा पार्टियां, यानी कि शिंदे गुट आपकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार, 4 मराठा क्षत्रप चुनाव लड़ रहे हैं और उनके दल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरीके से एक और जो नेता है एमएनएस के, राज ठाकरे साहब, वो भी आ जाते हैं। उनके तो पोस्टर लग चुके हैं और वो ये कहते हैं कि अगर 5 साल पहले राज ठाकरे आ गए होते तो यहां पर क्या हो जाता आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि किस तरह का बयान एक समुदाय विशेष के खिलाफ दिया है। वो कहते हैं कि आपको अजान अभी तक सुनाई भी नहीं देती। मनोज जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यही है कि ये बयान क्या है?
मनोज जी, मैं दूसरी दलों के नेताओं के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं अपने नेता एकनाथ राव जी शिंदे के बारे में कह सकता हूं, जी। जिन्होंने 30 जून 2022 जब से शपथ ग्रहण किया है, वो एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जो महाराष्ट्र की जनता की सेवा में वो अपने आप को समर्पित नहीं रखे हों। पहले फेसबुक लाइव सरकार हुआ करती जो कांग्रेस समर्थित थी, अब फेस टू फेस सरकार है। पहले के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आपका चीफ मिनिस्टर छाती ठोक के कहता है कि मैं कॉमन मैन हूं, मैं सीएम नहीं हूं। और वो एवरीवेयर एंड एनीवेयर, चाहे सुख दुख में, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोकण हो, मुंबई हो, थाना एमएमआर हो, हर जगह उपलब्ध है जहां जनता को उनकी जरूरत हुई। विकास के कार्यों की गंगा पिछले 2.5 साल में बही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। या आपने देखा कि एफडीआई में इस साल महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ये आंकड़े हैं जिसको कोई हमारे शिंदे ग्रुप के आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। अब हमारे सहयोगी दल क्या स्टैंड लेते हैं, क्या कहते हैं, ये तो उनके नेता ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा जो आप अपना दिखा रहे सर्वे में, सबसे ज्यादा 43% लोग ये चाहते हैं विकास के मुद्दे पे मतदान हो, उसी को लेकर के शिंदे जी आगे बढ़े हुए हैं। आपने उनका हर बयान, हर भाषण सुना होगा, वो विकास के अलावा दूसरी बात नहीं करते, चाहे वो महिला हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो फिर बिना भेदभाव के, किसी वर्ग के, धर्म के, वो सबको, महाराष्ट्र के 9 करोड़ 63 लाख मतदाता, फिर चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, उनको विकास की तरफ आगे ले जाना, उनका सेवा करना, यही ध्येय हमारे दल के। मतलब आपने बता दिया कि भाई हमारा एजेंडा तो विकास है, चूंकि हम सरकार में हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं, हम विकास से नहीं हटेंगे, विकास से नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बटोगे तो कटोगे, नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजीत पवार के इस बयान से किसे फायदा होगा? 41% लोगों ने कहा महायुति को, 49% लोगों ने कहा महाविकास अघाड़ी को, 10% लोग कह नहीं सकते ऐसा बोल रहे हैं। एक और सवाल हमने पूछा, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाली सियासत पर आपकी राय क्या है? 47% लोगों ने कहा नफरती एजेंडा है, 25% ने कहा इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, और 28% कह रहे थे कि विशुद्ध सियासत है। सर्वे का एक और 2 सवाल और बचे हैं, वो बाद में लेंगे, लेकिन मुकेश त्यागी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी साहब, हाल के दिनों में इस तरह की बयानबाजी बढ़ गई और हर राजनीतिक पार्टी चुनाव खत्म होते ही इस बात का जिक्र करती है कि साहब राजनीति में अपराधीकरण नहीं होता है, लेकिन आप राजनेताओं की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, अपराधियों से भरी पड़ी होती है। हर चुनाव खत्म होने के बाद हर राजनेता राजनीतिक मंचों से, सरकार के मंचों से इस तरह की बात करता है कि साहब सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, सभी लोगों को साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव में भाषा बदल जाती है। और जो सर्वे में हमने लोगों से पूछा, उसमें भी साफ तौर पर यही लोग जिक्र कर रहे थे कि साहब ये सियासत है, ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। तो आने वाले समय में मुकेश त्यागी साहब, आप तो रंगमंच के कलाकार भी रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप मानते हैं कि ये देश के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए ठीक नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, जैसे आपने कहा कि मैं अभिनेता भी हूं, और महाराष्ट्र मेरे बहुत ही हृदय के नजदीक है, और मैं वहाँ कई साल, और अभी भी मेरा वहाँ पे घर है, तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीकी से देख रहा हूँ। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वहां पे बना, किस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपने ही पिता को धोखा देकर के कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, तमाम विरोधाभास विचारों के बाद भी जिस तरह से साधुओं के ऊपर वहां पे लिंचिंग हुई, और सीबीआई को ट्रांसफर करने में जिस तरह आनाकानी उद्धव ठाकरे ने करी, हिंदुओं के प्रति उनकी जो सहानुभूति थी, जिसके आधार पर उनकी पार्टी बनी थी, और उनके पिता ये कहते थे कि बाला साहेब ये कहते थे कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस के साथ समन्वय नहीं करूंगा। तो आज पूरी उल्टी गंगा जब उन्होंने बहाई है, तो एकनाथ शिंदे उसमें से निकल करके, और इस प्रकार से 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों ने कहा शायद सहानुभूति आएगी उद्धव ठाकरे के प्रति, शरद पवार के प्रति, तो लेकिन वहां पे एकनाथ शिंदे ने अपना एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर दी। तो ये अभी जनता ये देख रही है कि हमारा किसके हाथ में
मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम भी देख रहे हैं, ये छोड़िए, हालांकि ओवैसी खुलेआम बोल रहे हैं चुनौती दे रहे हैं कि सब मुस्लिम एक हो जाओ, अभी उन्होंने रैलीज के अंदर तमाम बोल रहे हैं। तैमूर लंग बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी को। आप देखिए कि सनातन को बोल रहे हैं कि ये जो है डेंगी है और वायरस है। तमाम प्रकार की अतिशोक्तियां जो है इस शैलियों का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी वाले, तो उनको लेकर के आज एक ऐसी प्रतिक्रिया होनी आवश्यक है, क्योंकि अब तक जो हिंदू समाज था उसको बहुत आपने टॉलरेंट तरीके से सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बना करके आपने तरह तरह की बयानबाजी अपने तुष्टीकरण के माध्यम से करी। लेकिन अब जो है प्रतिक्रिया जब आनी शुरू हो गई हैं, तो अब इनको इनका जो कंफर्ट जोन था वो हिल गया है। कंफर्ट जोन हिल गया, मतलब चंद्रमोहन जी कुल मिलाकर ये हम तो करेंगे, अब आपको जो करना वो कर लो, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं, मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। फिर मुकेश जी एक अभिनेता भी है और नेता भी है, और अभिनेता बहुत खूबी जानता है कि वो जो बात को कहता है वो उसका अभिनय है या उसकी नेतागिरी है। प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपने विकास पे वोट मांगे ही कहाँ है? आप आज भी ओबीसी के नाम से वोट मांगते हैं और 11 साल के बाद ओबीसी आप ही को ओंकारता है। किसको ओंकारता है? हिंदुत्व को ओंकारता है, हिंदूवादियों को ओंकारता है। और आप क्या करते हैं? आप ही का एक नेता जो शिंदे गुट को नीचे करना चाहता है, अजीत गुट को नीचे करना चाहता है, वो एक ललकार पैदा करता है, लेकिन होगा कुछ नहीं। एक नेतागिरी के साथ एक अभिनेता की तरह आज फडणवीस और एक तरफ ओवैसी खड़ा होकर महाराष्ट्र की जनता को बेगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेचेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र की जनता आज ये पूछ रही है कि अगर 65 साल का विकास, अरे साहब जब हरियाणा की जनता बैठ गई तो आपको चंद्रमोहन जी फिर वही बात करेंगे, हरियाणा की जनता बैठ गई तो इसकी क्या गारंटी है कि महाराष्ट्र की जनता नहीं बहकेगी? देखिए बिल्कुल, हर एक रात के बाद एक सवेरा होता है और हर एक रात के बाद सवेरे की उम्मीद हर कोई करते हैं। जो दो पार्टी वाली पार्टी थी, आज सवेरे की उम्मीद के लिए ये भी बता दीजिए। तो देखिए मनोज जी, ये चलता है। देखिए राजनीति के अंदर देश की जनता को कब किसकी बात कब पसंद आ जाए और कब उसको वो बड़ा कर ले, ये जनता जानती है। लेकिन आज प्रश्न ये है कि मुद्दों के साथ कौन खड़ा है। जिस तरह से राजनीति के अंदर 3 पक्ष देश के अंदर होते हैं, एक सत्ता पक्ष, विपक्ष, एक मीडिया, 3 तंत्र अपनी बात को पहुंचाते हैं। अगर हम अपनी बात लोगों के जनमानस के सामने रखते हैं तो उसका तो प्रमाण महाराष्ट्र के सामने है कि एक नेता को भ्रष्टाचारी कहो और उसे गले लगा लो, फिर वही जिस भ्रष्टाचारी को गला लगा के आपने गले लगाया, आज वही आईना दिखा रहा है देश के प्रधानमंत्री को, वही आईना दिखा रहा है एक मुख्यमंत्री को कि ये भाषा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इन चीजों से अलग है। जहां शिवाजी के सेनापति अगर एक मुस्लिम थे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, वहां पर देश के जनमानस का कार्ड चलेगा, महाराष्ट्र का बात चलेगी, महाराष्ट्र की बात चलेगी। तो ये तो आईना इनको खुद दिखा रहा है, क्योंकि आईना एक ऐसा है जिसके सामने आपके दाग दिखते हैं लेकिन उसके दाग नहीं दिखते किसी को, क्योंकि उसको बदला ही जा सकता है। और अब शिंदे गुट का बदलना और शिंदे सरकार का बदलना तय है, क्योंकि उनके दाग महाराष्ट्र की जनता ने देख लिए। इन सब के बीच कुछ और हैं सवाल जो पैदा होते हैं, वो सवाल है, एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या महाराष्ट्र में नतीजों के बाद फिर से दल बदल होगा? 67% लोगों ने, कितना 67% लोगों ने कहा बिल्कुल होगा, 31% लोगों ने कहा नहीं होगा और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि महाराष्ट्र में अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं, 21% लोग देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे, 29% लोग उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, 31% लोग एकनाथ शिंदे की बात कर रहे थे, अजीत पवार को 5% लोग बोल रहे थे, सुप्रिया सुले को 5% और 9% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यानी कि सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे के बारे में ही लोग राय रख रहे थे, जो भी राय निकल कर आई। हमारे साथ सुशील जी हैं, एक बार उनके पास हम चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि व्यास साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी चंद्रमोहन जी कि तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था जो हमने अभी पूछा और इशारा भी कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, परिणाम आने के बाद ऐसा तो नहीं कि दल बदल होगा, किसी की सीटें मालूम पड़ा सत्ता में कोई पार्टी है, घटक हैं, उनकी सीट कम हो गई तो दूसरे को मौका मिल गया, ये भगदड़ मच सकती है क्या? इस भगदड़ के बीच आप मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे?
मनोज जी, हताशा निराशा की चरम सीमा है हमारे विपक्षियों की इस समय। वो कुछ भी कह सकते हैं। ये जब जिस दिन 30 जून 2022 को शिंदे जी ने शपथ ग्रहण किया, ये कह रहे थे भविष्य वक्ता की जैसे 15 दिन में गिर जाएगी, 1 महीने में गिर जाएगी। बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की सेवा हम पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं। विकास के कार्यों की गंगा बही नहीं है। सुशील जी, यहाँ विपक्ष की तो बात ही नहीं है। जो हमने जनता से सवाल पूछा उसमें 67% लोग ये कह रहे थे कि साहब वो कुछ भी हो सकता है, परिणाम आने के बाद कोई भी किसी की तरफ भाग सकता है, क्योंकि विचारधारा तो रही नहीं गई ना। आप देखो ना, जो लोग साथ नहीं बैठ सकते थे वो साथ बैठे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए वो भी सरकार में साथ बैठे हैं। वही स्थिति दूसरी तरफ भी है, महाविकास अघाड़ी में भी वही स्थिति है। विचारधारा का कोई मेल नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं का रोड़ा टाइप में आपने सरकार बना ली, तो फिर से कुछ भी हो सकता है। मनोज जी, तो 30 जून 2022 के पहले की सरकार क्या विचारधारा वाली सरकार थी जो उद्धव जी के नेतृत्व में चल रही? क्या वो कहीं का रोड़ा नहीं था, कहीं का वो नहीं था? मैं बोल रहा हूं ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूं ना कि विचारधारा महाविकास अघाड़ी में भी वही है कि विचारधारा से मेल नहीं खाता, फिर भी आपने सरकार बना ली। मैं ये कह रहा हूं, हमने सरकार बना के महाराष्ट्र की जनता की सेवा बड़ी विनम्रता के साथ की है, बड़ी सच्चाई के साथ की, और इसी के चलते आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 31% मतदाता चाहते हैं कि शिंदे जी पुनः विकास पुरुष के रूप में आए। की है तो मैं से इनकार नहीं कर रहा। और देखिए, जनता की राय भी निकल कर आ रही है कि जितने भी नाम दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा राय एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी है। लेकिन आप अकेले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ना, बाकी के लोग भी तो डिसाइडिंग फैक्टर हैं आपके गठबंधन में। कहीं वहां मच गई, ऊपर नीचे हो गया। मनोज जी, ये गठबंधन का दौर है, यहाँ एक पार्टी तो सत्ता में आने की सोच ही नहीं सकती। गठबंधन हमारा जो है इस समय महायुति के रूप में बहुत मजबूती के साथ हम लोग, मैं उसी गांठ के बंधन की बात कर रहा हूं कि वो कितनी मजबूत है। कोई बदलाव नहीं होने वाला। मजबूती के साथ आप 23 नवंबर को देखेंगे, हमारे तीनों दलों के जो विधायक चुन के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। चंद्रमोहन जी कॉन्फिडेंट हैं? व्यास जी देखिए, अपनी बात का जवाब ना दे पाना, एक सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता और जो दूसरे की सत्ता को कितने सत्ता लेके आती है और उसी को उनकी सहयोगी पार्टी छोटा कर दे और उनको सीट बंटवारे के अंदर पूछे ना और सीट अपने आप बांट दे और हाजिरी लगाने के लिए स्टैंप लगा दे, ये इज्जत उसकी होती है जो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर के तरफ भग जाता है। तो इसके लिए महाराष्ट्र की जनता तैयार है। महाराष्ट्र की जनता उन भगोड़ों को, उन विश्वासघातियों को जवाब जरूर देगी जिन्होंने उस हिंदुत्व को, उस बाला साहब ठाकरे के उस नेतृत्व को जिसके नीचे बड़े हुए उसको खराब किया। अब आता है कि विकास की गाथा। विकास की गाथा थी तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात क्यों चले गए और क्यों चुप बने रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के देशवासियों के थे वो गुजरात पे जाने की क्या संधि थी? क्या ऐसा दबाव था जो आपने छोड़ दिए? उसके साथ साथ ऐसा कौन सा दबाव था जिसके कारण अगर आपका एक ही गुट इस नीति का विरोध करता है जिस नीति से महाराष्ट्र का सांचा और ढांचा बिगड़ता है और आप सत्ता के लालच के अंदर चुप बने बैठे रहते हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए भी, तो महाराष्ट्र की जनता इसको भली भांति जानती है। महाराष्ट्र के खून के अंदर मराठा है, महाराष्ट्र के खून के अंदर हिंदुत्व है, महाराष्ट्र के खून के अंदर वो एकाधिकार है जो अपना अधिकार अगर छीन ले कोई तो उससे लेना जानती है। तो वो इलेक्शन के रिजल्ट में सामने आएगा। मुकेश त्यागी जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें किस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने जो है हमको धोखा दिया, हमारी जबकि सीट और संख्या बल ज्यादा थी और हमारा जो करार था उनसे, तो पब्लिक अब देख रही है कि इनके चरित्र जो है ये चरित्रहीनता की ओर बढ़ गए। इनका ना तो कोई आइडियोलॉजी है ना कोई आदर्श है। ये जहां पावर देखते हैं, जहां देखी तवा परात वहीं कमाई सारी रात। तो ये जो इस प्रकार के जो प्रवृत्ति पैदा हुई है उद्धव ठाकरे के अंदर, मैं समझता हूँ उन्होंने शिवसेना को ध्वस्त कर दिया है और तभी एकनाथ शिंदे जैसा नेता शिवसेना से निकल के आया और उनको बड़ी विजय प्राप्त हुई है। तो ये अपने जो काम है अब उनको मुख्यमंत्री मानेंगे? देखिए हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री, मैं आपको ये बता दूं, ये केंद्र बिंदु प्रश्न उठाते रहते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग बना के इस इलेक्शन की डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सर सुन तो लीजिए आप मेरी बात चंद्रमोहन जी, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिसका इतिहास पहले ही जवाब दे चुका है। हमने, मुझे बताइए कब हमने मुख्यमंत्री पद का किसी सिवाय नीतीश कुमार को छोड़ के, नीतीश कुमार को हमने कहा चाहे उनकी संख्या बल कुछ भी हो हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और हम उस पर डटे रहे।
ऐसे ही हमने उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनाया, चाहते तो हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने जो भी जिससे करार किया उस पर किया, लेकिन हमने हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस किया, हमने राजस्थान में नहीं किया, हमने मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो वहां पर नए मुख्यमंत्री बन के आए, नए चेहरों को। ऐसे आप देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, लोगों को बड़ी शंका थी कि शायद मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। आप ये देखिए, ये कार्यकुशलता है भारतीय जनता पार्टी की, ये आइडियोलॉजी है कि जो भी हाईकमांड से आदेश आते हैं उसका पालन करते। मुझे एक बात बताइए मनोज जी, जब से ही सरकार बनी एकनाथ शिंदे की, पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बना, एकनाथ शिंदे जी जब से आए हैं, मुझे बताइए कौन सा वहां पे अराजकता हुई है, कौन सी आपस में समीकरण में प्रभाव पड़ा है, या फडणवीस ने कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की कि इनको हटा करके मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाऊं। उन्होंने जिससे कार्यकुशलता से और जितनी अनुशासन से काम किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के एक मुख्यमंत्री के अंडर में उप मुख्यमंत्री बन के काम करे, आप उसकी वो तो देखिए कितना समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आरएसएस इस बात में कोई शक नहीं है, ये मानना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा। आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों का उदाहरण है, और अभी हाल ही में हरियाणा को भी देखिए, कितने बड़े बड़े, कितने पुराने नेता, कितने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए एक नई लीडरशिप सामने लेकर आए। तीनों चारों राज्यों में बहुत जूनियर, मतलब बहुत सीनियर विधायक भी मौजूद हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको ना देते हुए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। और पार्टी में कोई अनुशासन नहीं टूटा, एक बयान निकल कर नहीं आया विरोध में। और आपके यहाँ आए दिन हरियाणा में चुनाव हो नहीं पाया था, वोटिंग हो नहीं पाई थी। उसके पहले आप देखिए हुड्डा शैलजा के खिलाफ, शैलजा हुड्डा के खिलाफ रणदीप सुरजेवाला के बयान निकल कर आ रहे हैं। आपकी पार्टी में अनुशासन उस तरीके से नहीं है, आपको स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, अनुशासन है या नहीं है ये तो नहीं मैं आपकी बात का कोई काउंटर करूंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर कहूंगा कि जहां पर हिटलर शाही और सिर्फ दो आदमियों की चलती और अध्यक्ष का हाथ पकड़ के नीचे हटा दिया जाता हो, जहां एक डिफेंस मिनिस्टर को साथ चलते हुए उठा के पीछे कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल पर नहीं बढ़ाया जाए, वहां किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पार्टी के उस बड़े नेता की बात को काट दे, भले ही उसके अंदर करता धरता राजस्थान का कोई और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाए। तो उस पार्टी के अंदर जहां पर चंद्रमोहन जी, ये कोई जवाब नहीं है, और ये कोई जिसके जवाब अंदर नहीं है। लोकतंत्र ना हो और लोकतंत्र की सीमा खत्म हो जाए, उस पार्टी में ऐसा चल सकता है। उसका उदाहरण तो अभी महाराष्ट्र में भी था। देखिए, फडणवीस साहब आज भी एक्टिव है और आज भी अपनी बात को ओबीसी की तरह करके ललकार रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को जोड़ने के लिए आगे पीछे का खेल नूरा किस्ती का भाजपा लगातार करती आ रही है। ये सुशील व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। व्यास जी, मैं भाई चंद्रमोहन जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी चिंता तो ठीक है, हम अपना मुख्यमंत्री चुन लेंगे, आप अपना बताइए। महाविकास आघाड़ी तो 29 जून 2022 तक जिनके नेतृत्व में सरकार आप चला रहे थे, उद्धव जी को क्या वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? क्योंकि वो लालायित है, पिछले 4 महीने से लगातार उनके संजय राउत वहां भी इसी तरह के बयान आ रहे हैं, और संजय राउत में और कांग्रेस के नेताओं में किस तरीके के बयानबाजी हुई वो भी सबने देखा। महायुति मजबूती से अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी, कोई विवाद नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, क्योंकि लगातार इस तरीके से बयान आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, और महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा वहाँ भी स्पष्ट तौर पर पता चला जाएगा। शुक्रिया।